हमारी इस क्लास में आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जब अपन हिंदी को शुरू करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो आज हम वर्ण को ही डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। आगे क्लास में और अन्य टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे। तो वर्ण का डिस्कशन करने के पहले अपन को इसकी परिभाषा देखनी पड़ती है। वर्ण की परिभाषा देखनी पड़ती है। वर्ण की परिभाषा है कि हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सके, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सके। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी ध्वनि भी बोल सकते हैं अपन इसको, और इकाई भी बोल सकते हैं। तो ध्वनि बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से कि जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके तो और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ण कहलाता है। तथा वर्णों के व्यवस्थित जो समूह हैं, वर्ण हैं, और उन वर्णों के व्यवस्थित जो समूह है, व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी भाषा की छोटी से छोटी जो ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके वो वर्ण हो गया। तथा वर्णों का जो व्यवस्थित जो समूह है उसे अपन वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब जो अपन की हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के अंदर जो वर्ण हैं उन वर्णों की जो वर्णमाला है, हिंदी जो वर्णमाला है ना, क्योंकि ये व्यवस्थित हो गए, एक से अधिक वर्ण हो गए तो उनका जो समूह हो गया, तो उनमें वर्णमाला जो हो गई, ये क्या हो गई, पूरी वर्णमाला हो गई। और इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या देखो किसमें, हिंदी भाषा में। ठीक है, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। जबकि जो हिंदी बाल पोथी है, हिंदी बाल पोथी, हिंदी बाल पोथी के अंदर जो वर्णों की संख्या इसमें है दी गई है, हिंदी के अंदर जो हिंदी बाल पोथी है तो उसमें जो वर्णों की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 49 बताई। आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्यों बताई गई है और कौन से इसमें जो है अन्य वर्ड इसमें जो बाल पोथी में सम्मिलित किए गए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तथा जो देवनागरी लिपि है तो उस जो देवनागरी लिपि में, जो देवनागरी हिंदी लिपि है, उस देवनागरी हिंदी लिपि में जो वर्णों की संख्या है, उन वर्णों की संख्या उसमें कितनी दी गई है, तो उसमें 52 दी गई है, 52 दी गई है। तो जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 44, हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या है 49, अर्थात देवनागरी लिपि है उसमें वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, ये हो गया कि भाई जो ये अपन ने क्या पढ़ा कि जो वर्ण है वो क्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा इसका जो व्यवस्थित समूह उसको वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी के अंदर वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है, हिंदी बाल पोथी के अंदर वर्णों की संख्या 49 है तथा देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 है। चलिए उसके आगे डिस्कस करते हैं। फिर आता है अपन का वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। ठीक है, वर्णों के प्रकार। तो हिंदी भाषा के अंदर वर्ण के दो ही प्रकार होते हैं, जो तीसरी या चौथी कक्षा के अंदर जो पढ़ता है बच्चा, ठीक है, तो उसको भी ये पता है कि जो हिंदी है उसके अंदर एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, ये दो वर्णों के ही प्रकार हैं। अपन डिस्कस करेंगे सर्वप्रथम स्वर का। किसका, स्वर का। ठीक है, तो स्वर का डिस्कस करते हैं अपन। चलिए, स्वर, स्वर क्या है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, यानी है तो ये वर्ण ही लेकिन इनका उच्चारण जो है, उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकें, या और क्या है
कि अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, यानी इसमें कोई अन्य वर्ण की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अन्य वर्ण के बिना इसका उच्चारण कर सके तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका स्वर हो जाएगा। तो या तो जो वर्ण है उनका उच्चारण स्वतंत्र हो या अन्य वर्ण के बिना उनका उच्चारण हो जाए तो वो स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, या इनकी मात्राओं की संख्या कितनी होती है इसमें? ये संख्या में 11 होते हैं। कितने होते हैं? ये संख्या में तो 11 होते हैं, संख्या में 11, तथा इनमें जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी होती है? 10 हो गए। अब आप बोलोगे सर ये क्या, इसका क्या सिस्टम हो गया सभी? अब ये बोलोगे कि सर इसका क्या सिस्टम हो गया कि बस संख्या तो 11 है लेकिन मात्राओं की संख्या 10 क्यों? तो इसमें हम अपन पहले देखते हैं कि स्वर होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। स्वर होते कौन कौन से हैं? तो एक तो होता अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, उसके बाद में ए, बड़ा ए या ए आई, और ओ औ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई मात्रा की संख्या है क्या? इसमें कोई मात्रा की संख्या नहीं है। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटे ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर री की मात्रा कौन सी होती है? री की मात्रा ये वाली होती है। ए की मात्रा ये, आई की मात्रा डबल लग जाएगा, ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा ये, ठीक है, ये होते होगी, है ना। और औ की मात्रा तो औ की मात्रा सर ये हो गई आपकी औ की मात्रा, ठीक है, ये हो गई। तो अब यहाँ पर मात्राओं के, यहाँ पर स्वर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन यहाँ पर मात्राओं की संख्या, ये तो मात्रा नहीं गिनी जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए ये कहा जाता है कि इसमें जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, जबकि मात्राओं की जो संख्या होती है वो आपके 10 होती है। तो यह आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर परी के अंदर पूछ ले, सिंपल लैंग्वेज में पूछ ले तो, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ए हो गया जिसकी कोई मात्रा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर इनका आता है आपके उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान और जो वर्गीकरण है वो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं, या फिर आप देखो तो देख लो, जो स्वर हैं इन स्वरों का उच्चारण स्थान देखना है। ठीक, उच्चारण स्थान की यहाँ कहाँ से इसका होता है। तो अपन उच्चारण स्थान में अगर अपन देखें ना, उच्चारण कहाँ से होता है? उच्चारण स्थान कहाँ से है? एक तो होता है कंठ जिसे बोला जाता है, कंठ जिसे कंठे भी बोला जाता है ना, कंठ। दूसरा होता है तालवे, जिसे तालू बोला जाता है अपन के सामान्य भाषा में, तालू से तालवे भी कहा जाता है। फिर होता है मूर्धन्य, जिसे जिसे मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका औष्ठ। क्या होता है? औष्ठ या ऑन्ट या औष्ठ। ठीक है, तो ये यहां से इनके अपन उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो अब ये तो गया इनका उच्चारण स्थान। फिर इनमें भी कुछ है कि जो ह्रस्व स्वर हैं, है ना, जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर। एक होते हैं दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। एक क्या होते हैं? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौखिक स्वर, मौखिक सावर। तथा एक होते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर, कंठ से बोला जाने वाला ह्रस्व स्वर होता है आपका ये क्या है? पहले आप ह्रस्व स्वर देख लो, ए होता है। ठीक है, ए आपका ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में एक आपका होता है ई, ये भी ह्रस्व स्वर है। एक री, ये भी ह्रस्व स्वर है। तथा एक होता है ऊ, ये भी आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर होता है आपका आ, है ना, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपका दीर्घ स्वर है।
फिर जो निन्नुनासिक शब्द हैं, निरनुनासिक शब्द में एक आपका होता है ए, ये भी निरनुनासिक शब्द है। आ, ये भी निरनुनासिक है। ई, ये भी निरनुनासिक है। तो अनुनासिक के अंदर आपका होता था अंग, आ, यानी ऊपर अनुस्वार लग जाता है तो अनुनासिक हो जाते हैं। ई, ये है ना, तो ये आपके अनुनासिक स्वर है। अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर हैं ए, वो बोला जाता है कंठ से अ, ठीक है। उसके बाद में आता है ई, तालु से बोला जाता है ई, 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 इस प्रकार से ई, ठीक है। तथा फिर अपन का री, तो री किसे बोला जाएगा? री, री, री। तो जो मुंह के जो भीतर की जो छत है ना, जो मुंह की भीतर छत होती है, उसका अगला भाग से अपन बोलते हैं री, री, री। तो मूर्धा से अपन को इसका मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका ऊ, 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 तो ये बोला जाता है ओष्ठ से। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में जैसे आ है वो बोला जाता है कंठ से, बड़ा ई है वो बोला जाता है तालु से, ठीक है ना, ये होता है। और जो बड़ा ऊ है वो बोला जाएगा ओष्ठ से, इसमें जी तो है नहीं, तो ये हो गया। फिर है निर्नुनासिक, तो निर्नुनासिक में जो ए और आ है वो आपके कंठ से बोले जाते हैं, यहाँ पर डिसाइड हो गया। फिर बचा कौन सा? ई, तो ई तो अपने तालु से बोला था, तो ये ठीक है, और ये हो गया। इनका लोचा खत्म हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। फिर होता अंग, आ, ई, तो ए, आ, इसे बोला जाएगा, तथा ई, ये हो गया तालु से। तो ये इनका मोस्ट है, ये इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। फिर है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, वो अपन ने देखा था स्वर होते हैं, ठीक है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व है स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर, कौन सा? दीर्घ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो एक हो गया ह्रस्व स्वर, एक हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा, कम समय लगता है, तो वो गया ह्रस्व स्वर। तथा जो दीर्घ स्वर है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, अधिक समय अगर लग जाए तो वो ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। फिर है ये अब आपके, मैंने आपको ह्रस्व स्वर बता दिए, अ, ई, उ, री। दीर्घ भी बता दिया, ठीक है ना। फिर आपके इसमें आते हैं आगत स्वर है, जैसे अ के ऊपर ये लग जाए मात्रा चंद्र बिंदु वाला, और जैसे केवल ब्रैकेट लग जाए तो वो हो जाता है आपका आगत स्वर हो जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, है ना। तो ये बहुत ही टफेस्ट या बहुत ही रियल चांस में अंदर पूछे जाते हैं, वैसे इसका नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये है। फिर आपके जो व्यंजन हैं, क्या है? व्यंजन हैं। तो व्यंजन जो होते हैं आपके, एक तो होता अंतस्थ व्यंजन, इनका देखो आप, व्यंजन जो है ना, व्यंजन 33 हो गए व्यंजन, 33, ठीक है। तो जो व्यंजन कौन से हैं, इसमें एक होता है अंतस्थ व्यंजन, इनका आप थोड़ा सा ये नोट कर लेना इनको, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, ये पूरे वर्ड नहीं बोले जाते, ये अर्ध होते हैं, अर्ध होते हैं। तथा उष्म व्यंजन होते हैं। एक कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जैसे श, 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 ह, स, श, श, ह, ये भी अलग अलग बोला जाता है इनको भी। स, श, श, ह, जैसे सड़क, तो इसको बोला जाएगा स, क्या बोला जाएगा? स। ये होगा षटकोण, षट, श, श, तो ये होगा स, श, ये बोला जाएगा स्लेट, 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 स्लेट या सलगम, सलगम, स, 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 ये इस प्रकार से इनको बोला जाता है। स, स, ह, ये इनको भी ध्वनि के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है।
फिर है आपके संयुक्त व्यंजन। अब मैं इन संयुक्त व्यंजन का आपको एक बताता हूँ। देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। आप बोलोगे सर कौन से 3 होते हैं? मैं बोलूँगा क्ष त्र ग, ये होते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ये होता है क्ष त्र ग, ये भी हाफ है। लेकिन एक होता है स्र। क्या होता है? स्र, यह भी आप। अब आप देखोगे क्ष के अंदर क्या क्या मिले हुए हैं। तो जो क्ष, इस क्ष के अंदर क और ये श, षटकोण वाला श मिला हुआ था। षट वाला श। ठीक है, तथा जो त्र है, त्र से अपन को बोलने से पता चलता है त्र त्र त्र। तो इसके अंदर त और र, त और र, ता और र, ये इसमें मिले होते हैं। तो गे गे गे, तो गे के अंदर आप देखोगे सर बोलने से ऐसा लगता है कि भाई ग और ये मिले हुए, लेकिन ये नहीं होता है। इसमें होता है ज और ये, ज और ये होता है ग। ये वाला स, इसमें तो स दिखने से ही पता चल रहा है कौन सा मिला, श और प्लस र, श, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। क्या अंतस्थ व्यंजन हो गए य र ल व, उत्तम व्यंजन हो गए स श ह, संयुक्त व्यंजन हो गया आपके श त्र ग स्र, ये हो गए। ठीक है, इसके बाद में अपन के क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग होते हैं। ये भी बाकी व्यंजनों में शामिल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है नहीं जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग भी नहीं देगा, क्योंकि कंपटीशन के लाइन में जो आया है उसको यह चीज़ तो पता ही होगी। तो इस प्रकार से वर्ण जो है हमने बेसिक से पढ़ा है, ज़्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ा है। तथा ये अपन की इस वर्ण की क्लास थी और ये वर्ण कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो हमने वर्ण पढ़ा कि जो छोटी से छोटी इकाई है जिससे कि और अधिक टुकड़े नहीं कर सकें, और इसका जो व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला है। इसमें संख्या 44 होती है, और जो आपकी बाल पोथी है उसके अंदर 49 होती हैं। देवनागरी लिपि के अंदर 52 होती है। वर्णों के प्रकार हैं स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, तथा अन्य वर्ण के बिना भी उच्चारण अगर हो जाए तो वो स्वर होता है। स्वर की संख्या होती है 11, तथा मात्राओं में होते हैं 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों का उच्चारण स्थान हमने देखा, ह्रस्व, दीर्घ, निर्नुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि जो उच्चारण में कम समय लगे तो वो आपके हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, तथा उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगे तो हो जाएंगे दीर्घ स्वर। व्यंजन होते हैं आपके 33, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। वो कौन से? तो या रा ला वा। तो उष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन से? स स ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन से? क्ष त्र ग र स्र। ठीक है, फिर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 5 5 इनमें हो गए, तो 25, 25 और 4 कितने हो गए? 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33, 33 और 4 कितने हो गए? 37 हो गए टोटल। लेकिन ये क्या है? ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो वैसे तो कितने हो गए? 33 हो गए, लेकिन अगर इसमें 4 और अपन ऐड कर दें तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 37 हो जाते हैं। लेकिन ये 4 कौन से हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंदर वर्णों का डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अन्य टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।